हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है हेमोफीलिया पे कि ये बीमारी क्या है और ये मेन में ज़्यादा देखी जाती है देन वुमेन। ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या जेनेटिक्स है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। बाकी ईद की फ्लैश सेल चल रही है यूपीएससी के कोर्सेज़ के लिए, स्मार्ट कोर्सेज़ के लिए। यहाँ पे यह कोर्स जो 20,000 का है ये आपको 9,999 में मिलेगा, 9,999, और इसके साथ डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। ये ऑफ़र वैलिड है 30 अप्रैल 2022 तक। इसके लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं वीरो फ्लैश। ओके, अदरवाइज बाकी दिन पे 33% डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज़ वीरो 33 वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर ये वाला कोर्स आपको चाहिए तो फ्लैश सेल में आप वीरो फ्लैश यूज़ कर सकते हैं। नाउ विल स्टार्ट द टॉपिक। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे अभी अप्रैल में ही ऑब्जर्व किया गया। किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 17 अप्रैल। जितने भी ये दिन हैं ये करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं कि कब कब ऑब्जर्व किए जाते हैं। इन्वायरमेंट के डेज पढ़ते हैं हम कुछ। अभी पीछे मैंने आपको मलेरिया का भी बताया था, तो आप बताइए मलेरिया का मैंने कब बताया था कि मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व किया जाता है। अब हम हेमोफीलिया की बात करें तो याद रखिए 17 अप्रैल ऑब्जर्व किया जाता है। और इस तरह के दिन को ऑब्जर्व करने की बात ही, रीज़न ही यही होता है कि हम लोगों में अवेयरनेस देना चाहते हैं। अब हेमोफीलिया डिजीज़ क्या है? ये एक तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है कि एक बार आपका खून बहना शुरू होता है तो वो बंद नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनते। जेनेटिक रीजंस मोस्टली इसके रहते हैं, बट कई बार कुछ और रीज़न भी होते हैं, बट यूजुअली इट्स अ जेनेटिक डिजीज़। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और पेशेंट्स जो इसे सफ़र करते हैं, अगर उनको कभी इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो बहुत ज़्यादा खून उनका बहता है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हेमोफीलिया। अब वर्ल्ड, ये याद रखिए, चलिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया। ये एक इस तरह की मेडिकल कंडीशन है, जैसे मैंने आपको बोला कि इनहेरिटेड है, यानी आपके मदर या फादर में से आपको ये डिज़ीज़ मिलेगी। मोस्टली इट इज़ इनहेरिटेड और इसमें ब्लड क्लॉट नहीं करता। देखिए, क्लॉटिंग होना ब्लड की बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हमको चोट लग जाती है ब्लड क्लॉट होगा तभी ब्लीडिंग होना रुकेगी। अब जिसका ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है या बहुत लेट क्लॉट हो रहा है, उसका बहुत सारा खून जो है वो बह जाएगा। माइनर इंजरी में भी उसको सिवियर ब्लीडिंग हो सकती है। अब इस तरह का पेशेंट जो है, अगर उसको कभी एक्सीडेंटल इंजरी हो जाए तो उसकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी रहती है। हमारी बॉडी को क्लॉटिंग फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, ब्लड को क्लॉट करने में, जो हेल्प करते हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकते हैं। तो इस तरह के लोग ज़्यादा देर तक ब्लीड करते हैं। इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं दिस इज़ अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बींग जिसका ये नॉर्मल ब्लड वेसल है। आपकी इंजरी हो गई, ब्लीडिंग शुरू हो गई, लेकिन यहाँ पे प्लेटलेट प्लग फॉर्म हो जाएगा, ऐसे प्लग जैसा फॉर्म हो जाएगा, आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा। क्लॉट होने से फ़ायदा क्या होगा? आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। लेकिन जिसको हीमोफीलिया है, यहाँ पे ब्लीडिंग एक बार होना शुरू हुई तो यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी के कारण वीक प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगी। इतनी अच्छे से आपका प्लग फॉर्म नहीं होगा और आपका ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक होगा। इससे लोगों की जान भी जा सकती है। सिम्टम्स हीमोफीलिया के, यूजुअली हीमोफीलिया ए और बी दो तरह का होता है। यूजुअली ये सिम्टम्स रहते हैं नोज़ ब्लीडिंग, गम्स उनके ब्लीड करते हैं, जॉइंट्स उनके स्टिफ या स्वोलन रहते हैं, कफ में खांसी कर रहे हैं, वोमिट कर रहे हैं, ब्लड आ रहा है, स्टूल पास कर रहे हैं, यूरिन पास कर रहे हैं, ब्लड आ रहा है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो रही है। सो दीज आर फ्यू सिम्टम्स ऑफ हेमोफीलिया। 1937 में हेमोफीलिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ए एंड बी। इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट इतना कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट इस डिसऑर्डर के लिए प्रेजेंट नहीं है। और 1937 में जब क्लासिफाई किया गया तब तो बिल्कुल ही कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया जो है, WFH इसको बोलते हैं, जो इस पे रिसर्च और अवेयरनेस का काम करते हैं, इसको इस्टेब्लिश किया गया, सेटअप किया गया 1963 में, ताकि ट्रीटमेंट और केयर जो है हेमोफीलिया पेशेंट्स की उसको इंक्रीज़ किया जाए, उस पर पैसे खर्च किया जाए, रिसर्च किया जाए। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे ऑब्जर्व करना शुरू किया 1989 से। मेन मकसद अवेयरनेस। 17 अप्रैल को इन्होंने चूज़ किया कि इसकी ये जो कम्युनिटी है यहाँ पे ऑनर करना चाहते थे जिन्होंने हेमोफीलिया को पहचाना था पहली बार में कि ये क्या डिजीज़ है। फ्रैंक स्कैनबल, ओके,
तो उनको ऑनर करने के लिए 17 अप्रैल का दिन, उनके बर्थडे का दिन चुना गया। और ये फाउंडर भी हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है, इस दिन अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते हैं, लोगों को इसके बारे में समझाया जाता है किस तरह की सफरिंग ये लोगों के लिए लेके आता है। लोग अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं इस डिज़ीज़ के साथ में, दूसरों को भी मदद मिलती है कि किस तरह से मैनेज, अगर किसी को ये डिज़ीज़ है तो इसको ये डिसऑर्डर है तो किस तरह से मैनेज करना है। कैंपेन्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, ओके, इस तरह का जो भी है सिस्टम इस दिन किया जाता है। और लैंडमार्क्स और मॉन्यूमेंट्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया में और अराउंड द वर्ल्ड, अगर आप देखेंगे रात को रेड कलर में उनको ग्लो करवाया जाता है, सपोर्ट एक तरीके से दिखाई जाती है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के लिए। ओके, और इस साल अगर आप देखेंगे हर बार कोई ना कोई थीम होता है इस तरह के डेज का। इस बार थीम था एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप, पॉलिसी, प्रोग्रेस, एंगेजिंग योर गवर्नमेंट, इंटीग्रेटिंग इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इनटू नेशनल पॉलिसी। तो यहाँ पे ताकि जो गवर्नमेंट है वो भी कोई प्रोएक्टिव स्टेप्स ले, अपनी नेशनल पॉलिसी में इसको लेके आए ताकि जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं उनको मदद मिले। तो ये इस वजह से ये थीम इस बार रखा गया ताकि गवर्नमेंट्स को परसुएड किया जाए कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को भी थोड़ा प्रायोरिटी अपने नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसीज़ में दिया जाए। इंडिया में रजिस्टर्ड केसेस देखिए कितने, 18,966, फिर यूएस, चाइना, ब्राज़ील, फ्रांस, वर्ल्ड। ये 2017 का सर्वे हमको बताता है जिसको अक्टूबर 2018 में रिलीज़ किया गया था वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा। अब वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे केयर, ट्रीटमेंट, सस्टेनेबल जो सस्टेनेबल केयर है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, और हम कर सकते हैं अगर हम हेल्थ इशू को अटेंशन दिया जाए और पॉलिटिशियंस जो हमारे हैं, लॉ मेकर्स जो हैं, वो इसको अटेंशन दें। नाउ कमिंग बैक टू इट्स जेनेटिक्स, कि जेनेटिक्स इसके कैसे वर्क करते हैं, क्यों ये मेन में ज़्यादा होती है देन वुमेन। तो इसमें टोटली जेनेटिक्स का रोल है। अब जैसे आपको मालूम है कि सेक्स ऑफ अ चाइल्ड किस तरह से डिटर्मिन होता है, ओके, जैसे मेन में इट्स XY क्रोमोसोम्स, वुमेन हैव XX, ओके। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद होनी चाहिए जेनेटिक्स डिजीज़ के लिए, क्योंकि जेनेटिक्स डिजीज़ का बेसिस ही ये आपके क्रोमोसोम्स हैं। अब यहाँ पे मेन ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ऐसा क्यों? देखिए इस चीज़ को ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा बॉयज़ और गर्ल्स के केस में, कि इंडिविजुअल जो है, हमारा जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो हमारा जेंडर डिसाइड करते हैं। किसी भी ह्यूमन बीइंग का सेक्स उससे डिसाइड होता है, क्योंकि हमारे क्रोमोसोम में, हमारे DNA में सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। फीमेल्स XX एंड मेल्स XY। अब X क्रोमोसोम जो है फ्रॉम द मदर पेयर्स अप विद द फादर्स एक्स क्रोमोसोम। अगर ये क्या है, मदर है, दिस इज फादर। मदर का इनमें से कोई एक एक्स आएगा और फादर में से एक एक्स आएगा, तो रिजल्टेंट बेबी क्या होगा, फीमेल होगी, गर्ल होगी, यू नो दिस, ओके। जब मदर का एक्स क्रोमोसोम आएगा और फादर का वाई क्रोमोसोम आएगा तो आपका ऑफस्प्रिंग क्या होगा, मेल होगा, ठीक है, बॉय होगा। सो दिस शुड बी क्लियर कि किस केस में गर्ल होगी, किस केस में बॉय होगा। अब हीमोफीलिया के साथ क्या प्रॉब्लम है कि हीमोफीलिया एक्स क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई एरर आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, एक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है। अगर देखिए मदर, फादर, अगर जो गर्ल है, ठीक है, जो इनकी बेबी गर्ल पैदा हो रही है, उसमें एक एक्स डिफेक्टेड है, सपोज ये वाला एक्स उसमें डिफेक्टेड है, उसमें डिफेक्ट है, डिफेक्टिव है, तो क्या होगा, इसके फंक्शंस दूसरा एक्स कॉम्पनसेट कर देगा। दूसरा एक्स बोलेगा ठीक है तेरे में प्रॉब्लम है, ये वाला फंक्शन मैं कर देता हूँ, ओके, तो कॉम्पनसेट हो जाएगा। तो उस इंसान को हेमोफीलिया जो है वो कॉम्पनसेट हो जाएगा, ये एक्स उसका काम कर देगा। लेकिन मेल्स के केस में क्या है, बॉयज़ के केस में XY एक ही एक्स है, अगर ये एक्स डिफेक्टिव हो गया तो इस एक्स का काम कौन करेगा, दूसरा एक्स तो है नहीं, राइट। तो इसलिए मेन आर मोर affected, more vulnerable to this disease। फीमेल जो है उसको हेमोफीलिया तभी होगा उसके दोनों एक्स में अगर गड़बड़ होगी, राइट। लेकिन मेल के केस में क्या है, इट्स मोर, देयर आर मोर चांसेस कि अगर उसका एक एक्स भी डिफेक्टिव है तो उसको हेमोफीलिया डेफिनेटली
होगा। तो दिस इज द रीज़न कि अगर देखिए फीमेल में एक एक्स डिफेक्टिव है तो इस तरह की फीमेल को हम कैरियर बोलेंगे, कि वो हेमोफीलिया का डिफेक्ट जो है वो कैरी करती है, लेकिन खुद उसको वो कंडीशन नहीं है, उसे सफ़र नहीं करती। शी इज़ अ कैरियर बट शी डज नॉट सफ़र हर सेल्फ फ्रॉम द कंडीशन इटसेल्फ। ओके, सो दिस इज़ इट। आई होप ये जेनेटिक्स आपको यही चीज़ यहाँ पे मैंने पूरी रिटन में भी एक्सप्लेन की है कि she is in such a case carrier, she is a carrier of hemophilia but will not suffer from the condition only if both her x chromosome are defective। दोनों डिफेक्टिव होंगे तो ही फीमेल को हेमोफिलिया होगा, लेकिन फॉर द बॉय इवन इफ द वन एक्स क्रोमोसोम इज डिफेक्टिव उसको हेमोफिलिया होगा। तो आपका आंसर मिल गया आपको कि मेन में क्यों है, इस पिक्चर से भी आप समझ सकते हैं। सो दिस इज द फादर एक्स वाई, इनको हेमोफिलिया का कोई भी कुछ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन भी, लेकिन हियर इट्स अ मदर हु हैज़ अ जीन जो कैरियर है एक हेमोफिलिया की। तो अब कैरियर ये जो पिंक एक्स क्रोमोसोम है ना, इट शोज कि उसमें हेमोफिलिया का डिफेक्ट है। तो सन में एक्स वाई, क्योंकि उसमें ये एक्स आया, फादर का वाई आया, मदर का एक्स आया, ये दूसरा वाला एक्स आया जो कि डिफेक्टिव नहीं है, तो सन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर इस सन में ये पिंक वाला एक्स आ जाता जैसे इस सन में आया है तो इसको हेमोफिलिया होगा। तो डॉटर जो इसकी होगी वो कैरियर होगी, 50% चांसेस हैं और अदरवाइज नहीं है। तो इसको डिकोड करने की आप कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा। सो दिस इज द अनदर केस वेयर मदर इज नॉट अ कैरियर, फादर को हेमोफिलिया है, तो इसमें इसकी डॉटर्स को हो सकता है, सन को नहीं होगा। ओके, क्योंकि सन का जो एक्स है वो मदर से आ रहा है, सो दैट इज नॉट डिफेक्टिव। सो सन को चांसेस नहीं है हेमोफिलिया होने के। फादर के केस में डॉटर्स को चांसेस हैं, हेमोफिलिया होने के चांसेस नहीं है बट उसको कैरियर होने के चांसेस हैं। हेमोफिलिया को एक टाइम पे रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता था। रॉयल डिजीज़ इसलिए क्योंकि जो ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया थी 1819 से 1901 तक वो रही हैं, वो वर्ल्ड की मोस्ट वाइडली नोन कैरियर थी हेमोफिलिया के लिए। तो यूरोपियन रॉयल फैमिलीज़ में ये डिज़ीज़ थी, इसलिए इसको रॉयल डिज़ीज़ कहा जाता था। उन्होंने अपना डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम अपने 3 बच्चों को दिया, जिसमें प्रिंस लियोपोल्ड, एज 30 में उनकी डेथ हो गई क्योंकि लॉस ऑफ ब्लड बहुत हो गया था एक इंजरी के बाद। लियोपोल्ड की डॉटर प्रिंस एलिस, और वो भी कैरियर थी, उनके सन को भी इनहेरिट हुआ हेमोफिलिया और वो 21 की एज में उनकी डेथ हो गई। सो यू कैन जस्ट सी हियर, ये रॉयल फैमिली हेमोफिलिया और कैरियर्स ऑफ हेमोफिलिया, जो पिंक कलर से जिनका आउटिंग है दैट मीन्स दे आर द कैरियर्स ऑफ हेमोफिलिया, ब्लू से जो हैं दे हैव हेमोफिलिया। ओके, तो इनकी डेथ भी यहाँ पे बता रखी है, जैसे एज 31 में डेथ हुई इनकी। सो दीज आर द पीपल, जो पिंक हैं दे आर द कैरियर्स, ब्लू मीन्स दे हैव दिस हेमोफिलिया। ओके, नाउ क्वेश्चन इज हेमोफिलिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, जेनेटिक म्यूटेशन, कॉज अननोन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम में पार्टिसिपेट करके बता सकते हैं पोल में। बाकी कोर्सेज EMI पे अवेलेबल हैं, यू कैन विजिट वेबसाइट फॉर इट और डाउनलोड द एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच।